हेलो एवरीवन, विद्या के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन जो हमारा क्लास 10 का चल रहा है, उसके चैप्टर 8 का पार्ट 2, चैप्टर 9 का पार्ट 2 जो कि हमारा रिलेटेड है कृषि से। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, जैसे कि बागवानी फसलें क्या होती हैं भारत के अंदर। अगर हम कृषि की बात करते हैं तो शस्य प्रारूप भारत का कैसा है, देन खरीफ की फसल, रायत की फसल, रबी की फसल कौन कौन सी हैं, ये सारी बातें हमने कर ली थी। इस वाले पार्ट में बेसिकली हम क्या बात करेंगे कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर क्या प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए, एक बात। और उसके बाद हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उनको देखेंगे। तो कृषि हमें पता है बहुत ज़रूरी है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत के लिए तो और ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या प्रयोग किए गए भारत के अंदर कृषि को बढ़ावा देने के लिए। उससे पहले ये थोड़ा सा हमारा रह गया था, जिसमें हम कर रहे थे बागवानी फसलें। तो भारत में हमने देखा था सेब, अखरोट, अनार, ये सब आपके होते हैं यहाँ पर। अखरोट और सेब के लिए सबसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल का इलाका जाना जाता है। सब्जियों के लिए मटर, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन, ये सब हमारे यहाँ पर की जाती हैं। ये सब बागवानी फसल के अंतर्गत आती हैं। और 13% सब्जियों का उत्पादन विश्व की कुल सब्जी उत्पादन का भारत में किया जाता है। तो भारत सब्जियों का एक अच्छा खासा उत्पादक देश है। एंड इसके बाद हम देखें तो अखाद्य फसलें। अब ये सारी बातें हो गई खाद्य फसलों की, हमने देख ली, गन्ना वगैरह हमने देख लिया था। अब आती हैं अखाद्य फसलें, जो खाने वाने से बिल्कुल रिलेटेड, खाने से नहीं है। तो पहली आती है इसमें, खाने पीने से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, वो आती है आपकी रबर। तो रबर का जो पौधा है भारत में वृक्ष भूमध्य रेखीय वनों में पाया जाता है। जो विषुवतीय वन होते हैं वहां पर उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाता है। 200 सेंटीमीटर की वर्षा, बहुत अधिक वर्षा की जरूरत होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाली जगह पर होता है। और इसके साथ साथ होता कैसे है कि पौधे के तने में क्या करते हैं, हम एक कट लगाते हैं और उससे क्या निकलता है, लेटेक्स। लेटेक्स बेसिकली क्या है, दूध है। ये अगर पौधा है रबर का, तो यहाँ पर एक कट लगाया जाता है और इस तरीके से इससे बाल्टी बांध दी जाती है, और इसमें सारा दूध जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। इस दूध को हम लेटेक्स बोलते हैं, और फिर इसी से ही बाद में क्या बनाई जाती है, रबर। रबर बहुत जरूरी है टायर के लिए, जो आपके गाड़ियों के टायर होते हैं, ट्यूब होते हैं, कपड़े बनाने के लिए, वाटरप्रूफ जूते बनाने के लिए, और दैनिक उपयोग की बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें रबर की जरूरत होती है। मुख्य रूप से अगर हम देशों की बात करें तो भारत है, चीन है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, श्रीलंका है, ये सब रबर का उत्पादन करते हैं। अगर हम देखें तो रबर के कई उपयोग हैं, जैसे कि यहाँ पर ऊंट काठी बनाने के लिए, जूते चप्पल बनाने के लिए, है ना, रबड़ की फॉर्म बनाने के लिए, गद्देदार वस्तुएं बनाने के लिए, और मोटर गाड़ी के टायर, ट्यूब वगैरह बनाने के लिए रबड़ का बहुत उपयोग होता है। तो रबर एक इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण फसल है कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो। भारत में कहाँ कहाँ होती है, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, इन सारी जगहों पर होती है रबर की खेती। विश्व में देखेंगे तो सबसे ज्यादा होती है मलेशिया के अंदर। मलेशिया में सबसे ज्यादा रबर की खेती होती है। नेक्स्ट आते हैं हम रेशेदार फसलें। तो भारत में कई रेशेदार फसलें भी होती हैं, फाइबर वाली जो क्रॉप्स होती हैं वो भी होती हैं, जैसे कपास है, जूट है, सन है ना, ये सारी कैसी फसलें हैं, तो ये है आपकी रेशम है, रेशम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब रेशेदार फसलें हैं, फाइबर वाली क्रॉप है। ठीक, जिसमें हम अगर बात करें, भारत में उत्पादित 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। प्राकृतिक रेशम का उत्पादन अन्य 3 फसलों की तरह सीधे मिट्टी से नहीं होता। रेशम मिट्टी से नहीं होती, उसके लिए पेड़ होता है, शहतूत का पेड़ होता है, उसमें रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है, और उस कीड़े से क्या बनाई जाती है, रेशम बनाई जाती है ना। रेशम के कीड़ों के कोकून से, रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है हमें रेशम। शहतूत का पेड़ होता है, उस पर वो कीड़ा पलता है। तो रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन, और इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। अगर भारत में रेशम पालन की बात करें तो रेशम उत्पादन का अर्थ है रेशम उत्पादक जीवों का पालन करना। एक बड़ा उत्पादक है भारत, और भारत में 5 प्रकार के रेशम की किस्में मिलती हैं। कौन कौन सी 5 प्रकार की किस्में हैं, पहली है मलबरी। ये क्या है, सिल्क का टाइप है, मलबरी सिल्क, मलबरी रेशम। टसर सिल्क, टसर रेशम। ओक सिल्क, एरी सिल्क, और मूंगा सिल्क। तो ये पांचों क्या हैं, आपको ध्यान रखनी है, रेशम की प्रजातियां हैं या रेशम की किस्में हैं कह सकते हैं। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है, यानी मूंगा रेशम भारत में बहुत होता है।
विश्व के कुल वस्त्र उत्पादन में रेशम के वस्त्रों का हिस्सा काफी है। रेशम के वस्त्र बड़े महंगे होते हैं और भारत के अंदर इसका उत्पादन होता है। ठीक, नेक्स्ट आती है रेशेदार फसल में आपकी कपास। कपास के कपड़े, सूती वस्त्र हम सभी पहनते हैं, तो कपास बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और कपास का मूल स्थान माना जाता है भारत को। कहाँ होती है तो काली मिट्टी में होती है और स्थान चीन के बाद दूसरा है। भारत सेकंड नंबर पर है कपास के उत्पादन में भी, ये भी ध्यान रखना है। कहाँ होगी ज्यादातर, दक्कन के पठार में, यानी डेक्कन प्लेटू जो साउथ इंडिया वाला इलाका है वहां पर होती है। कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। क्या चाहिए, कंडीशन क्या चाहिए, तापमान ज्यादा, वर्षा हल्की, सिंचाई के साथ 210 पाला रहित दिन, इसके लिए साफ खुला हुआ मौसम होना चाहिए, किसी भी तरीके का फॉग पाला नहीं होना चाहिए इसको उपजाने के लिए। खिली धूप जरूरी है। 6 से 8 महीने लगते हैं। कहाँ कहाँ होता है तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, जहाँ जहाँ पर काली मिट्टी मिलती है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में भी हो जाती है। कपास को ये लोग क्या कहते थे, ग्रीक इतिहासकार कहते थे सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती होती थी। इसे देखते हुए ग्रीक रचनाकारों ने इसे ये नाम दिया। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु नदी के किनारे खेती होती थी कपास की, तो ये नाम दे देते हैं कपास को, कपास की जगह सिंडन। नेक्स्ट फसल आती है रेशेदार फसल में आती है जूट। जूट जिसे हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। स्वर्णिम रेशा या सुनहरा रेशा भी कहा जाता है इसको। कहाँ होती है तो जहाँ पे बाढ़ युक्त मैदान होते हैं। देखिए रेशम की जूट की खेती के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि रेशम का जो जूट का जो रेशा होता है वो काफी हार्ड होता है। उसको मुलायम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की। तो पानी बहुत जरूरी है। इस्तेमाल तो आपको पता है, रेशम से जूट से चटाई बनती है, बोरी बनती है ना। इसके अलावा आपके धागे बनते हैं, बहुत तरीके से जूट का इस्तेमाल होता है। कहाँ पर होगी तो ये वही होगी आपकी गंगा का जो डेल्टा क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल का जो इलाका है वहां पर। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, इन सब जगह पर होता है जूट। अब आते हैं हम, जो मुख्य हमारी बात है कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार भारत के अंदर क्या किए गए जिससे कि कृषि भारत की आगे बढ़ी। किस तरीके से भारत की कृषि आगे बढ़ी, देखो जूट का वितरण का ये आपको मैप जो है वो दिया गया है। जैसे कि ये वाला इलाका है ना, ये पश्चिम बंगाल का इलाका, असम का इलाका, एंड देन ये मिजोरम वगैरह का इलाका, इन सारे इलाकों में जूट बहुत ज्यादा आपकी उपजाई जाती है, ठीक है। अब सुधारों में अगर हम बात करें कि भारत के अंदर क्या सुधार किए गए संस्थागत और प्रौद्योगिकी जिससे कि भारत की कृषि आगे बढ़ी, तो सबसे पहला सुधार है संस्थागत सुधार में, वो है चकबंदी। फिर है सहकारी कृषि, फिर जमींदारी उन्मूलन। ये सब काम किए गए भारत के अंदर जिससे कि भारत की जो कृषि की व्यवस्था है वो सुधरी। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर फोकस किया गया। चकबंदी बेसिकली क्या थी कि पहले लोगों की जो भूमि थी वो छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित थी। एक लैंड किसी की यहाँ पर है, उसके बाद किसी की दूसरे की लैंड है, फिर उसकी लैंड कहीं और है। तो भारत सरकार ने बेसिकली क्या किया कि एक ही जगह पर एक व्यक्ति को बड़ी लैंड एक साथ दे दी, उसकी छोटी छोटी लैंड अलग अलग जगह पर ना हो, एक साथ इकट्ठी लैंड जब उसे मिल जाएगी भूमि, तो वो एक बड़ा एरिया उसको मिल गया तो वो बड़ी कृषि कर सकेगा। ये काम किया गया और इसे हम बोलते हैं चकबंदी। सहकारी कृषि मतलब अगर हमारे पास में, मेरे पास कुछ है खेती करने के लिए, किसी दूसरे पर्सन के पास कुछ है खेती करने के लिए, तो मिलकर के सब क्या कर सकें, खेती कर सकें, इसे हम बोलते हैं सहकारी कृषि। जमींदारी की जो प्रथा थी उसका उन्मूलन किया गया। फिर पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार का लक्ष्य रखा गया कि भूमि में जो दिक्कतें हैं, भूमि को लेकर के जो जितने भी विवाद हैं, भूमि के स्वामित्व को लेकर के जो विवाद है, इन सबका निपटारण किया जाए। तो ये सारे प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए गए जिससे कि भारत में कृषि की जो स्थिति है वो सुधरे। फिर भारत सरकार क्या लेकर के आई, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। कब लाई, 1960-70 के दशक में। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, दुग्ध का उत्पादन, तो जो खेती कर रहा है किसान वो दूध भी उत्पादन करे, अपने पशुओं को रखे और उससे दूध मिलेगा और उसको भी बेचे। तो कृषि के साथ साथ उसे एक सेकंड जो ऑल्टरनेट
एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो भी मिलने लगा था। तो ये लेकर के आई भारत सरकार, है ना। इसके अलावा और अगर हम देखें तो बीमा योजना, फसल बीमा योजना, जिससे कि अगर किसान की फसल खराब हो जाए तो उसका बीमा करवा सकता है वो, जिससे उसे लॉस ना हो। सहकारी बैंक, बैंक खोले गए कि पैसों की दिक्कतें ना हो। किसान के लिए क्रेडिट कार्ड दिया गया कि भाई अगर तुम्हारे पास बीज खरीदने को पैसा नहीं है, तुम्हें हम क्रेडिट कार्ड देते हैं, आप बीज खरीद लो, आप उर्वरक खरीद लो, फर्टिलाइजर खरीद लो, और उसके बाद अपनी खेती करो, जब खेती से पैसा तुम्हें आ जाए तो हमें वापस कर देना। ये सारी इस तरीके की योजनाएं। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, अगर किसी की खेती करते समय या किसी किसान की मृत्यु हो गई तो उसका परिवार परेशान ना हो, उसका बीमा कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके की योजनाएं भारत सरकार ने प्रारंभ की, जिससे कि कृषि हमारे यहाँ पर, कृषि की स्थिति जो थी वो बहुत सुधरी। मृदा स्वास्थ्य की जानकारी के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार लेकर के आई। फिर भूदान ग्रामदान एक आंदोलन चला, जिसमें ये कहा गया, विनोबा भावे बहुत अच्छे से जाने जाते हैं इसके लिए, इन्होंने कहा, गांव के अंदर जा जा करके रिक्वेस्ट की, आदर किया, आप कह सकते हो कि विनती की, ये कहा कि भाई आप लोग अपना जो भू का दान है वो दीजिए, अपनी लैंड को दान कीजिए। बड़े बड़े जो जमींदार थे उनकी लैंड पड़ी हुई थी, देते नहीं थे किसी को, तो वो आप अपना भू का दान करिए, अपनी लैंड का दान करिए। और ये आंदोलन चलाया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो भारत के अंदर कई तरीके के कृषि में सुधार लाने के लिए संस्थागत भी काम किए गए और संरचनात्मक भी काम किए गए, कई संस्थाएं भी बनाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं भी चलाई गई, जिससे कि भारत की जो कृषि है वो सुधरे, किसान की स्थिति सुधरे, और भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है उस रूप में वो रह सके। कृषि जो है वो लॉस का ना होकर के प्रॉफिट, लाभ का रोजगार बन सके। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो हमने बहुत बड़ी लिस्ट मैंने आपको कहा है बना करके रखिएगा, स्थानांतरित कृषि पर सवाल पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ब्राजील में इसे कहते हैं रोका। कौन रोपण फसल नहीं है, रोपण मतलब प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, चाय है, गन्ना है, रबड़ है, गेहूं नहीं है। कौन सी एक रेशेदार फसल है, तो जूट एक रेशेदार फसल है, कॉफी नहीं है, जौ नहीं है, रबर नहीं है, रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल में जूट है, रेशम है, कपास है, ये आती है। नेक्स्ट आता है, खरीफ की फसल है, चना, धान, कपास, ख और ग दोनों। तो चना और कपास, चना और कपास नहीं है। चना है खरीफ की फसल नहीं। कौन है, धान है खरीफ की फसल और कपास है। चना तो रबी की फसल है, अभी बताया था, गेहूं के साथ में आता है चना। कौन सी रबी की फसल है, तो धान नहीं है रबी की, अभी देखा खरीफ की है। बाजरा नहीं है, कौन सी है, गेहूं। मक्का दोनों में आता है, रबी भी है और खरीफ भी है, तो हम इसे नहीं लगा रहे। मलबरी बेसिकली क्या है, तो रेशम है। रेशम की 5 किस्म हमने देखी थी, मलबरी है, औक है, एरी है, मूंगा है। ये सब किसकी किस्में हैं, मलबरी, यानी सिल्क की किस्में हैं। मलबरी क्या है, सिल्क है, रेशम है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो हमने देखा विनोबा भावे ने। उन्होंने जा जाकर अपील की कि भाई अपनी भूमि का दान दीजिए, ग्राम का दान दीजिए। खरीफ की फसल कौन सी है, खरीफ। गेहूं है नहीं, जब गेहूं नहीं है तो सरसों भी नहीं होगी, धान होगी, चना भी नहीं होगा। ये तीनों गेहूं, सरसों, चना क्या है, राबी की फसल है। रेशेदार कौन सी फसल है, चाय है नहीं है, गन्ना है नहीं है, जूट है। उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है, झूम के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, मिजोरम में। कर्तन ग्रहण प्रणाली, झूम कृषि। कर्तन ग्रहण प्रणाली कृषि के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, उत्तर पूर्वी राजस्थान में वॉलरे कहते हैं, उड़ीसा में पाबाडाबी कहते हैं, अब मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में वॉलरे नहीं कहते हैं। ठीक है, वहां पर वॉलरे नहीं कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं हैं, सभी हैं। बहुत पैदावार करने के लिए बीजों का उपयोग, बहुत ऐसे बीजों का उपयोग करेंगे अधिक पैदावार हो, कीटनाशक का उपयोग करेंगे, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में।
असमन और बोरो क्या है, चावल की किस्में। कहाँ देखी थी, असम में होता है। धान की किस्म, चावल की किस्म। सोयाबीन, मूंगफली, कपास किसकी फसलें हैं, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। तो कपास ध्यान रखो किसकी है, खरीफ की। तो फिर ये तीनों किसकी हो गई, खरीफ की, रबी की नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद फसल का उदाहरण है, तो जायद फसल तरबूज। धान नहीं है, गेहूं नहीं है, चना नहीं है, धान है खरीफ, गेहूं चना है रबी। भारत में उगाई जाने वाली मोटे अनाज की प्रमुख फसल कौन सी है, तो ज्वार भी उगता है भारत में, बाजरा भी उगता है, रागी भी उगता है, सभी उगते हैं। रागी में कैल्शियम होता है बहुत ज्यादा, एनीमिया के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें आयरन बहुत अच्छा होता है। यह एक खरीफ फसल है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पुरानी जड़ों मृदा में उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में यह रबी मौसम में भी उगाई जाती है। क्या है, मक्का। मक्का हमने देखी थी, दो तरीके की फसल है, खरीफ भी है, रबी भी है। रबी कहाँ पर है, बिहार में। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है, तो रबी की फसल कब बोई जाएगी, काटी कब जाएगी, अप्रैल, मई, जून के आसपास। तो बोई कब जाएगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो बोने का समय अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है। अब आ जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, एक बार देख लेते हैं। भारतीय कृषि की कोई तीन विशेषताएं लिखिए, तो कोई भी तीन विशेषताएं भारतीय कृषि की लिख सकते हो। मौसम पर निर्भर होती है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि साथ ही साथ बहुत तरीके की विविधता वाली है, भौतिक कारकों पर निर्भर करती है भारत की कृषि। देन देख सकते हैं कि भारत की जो कृषि है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत की जो कृषि है वो कैसी है, भारत हर तरीके की फसल उगाता है। रबड़ की उत्पादक जलवायु दशाओं का विवरण दीजिए, तो बहुत ज्यादा वर्षा की जरूरत है और उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय एरिया में हो जाती है रबड़ की फसल। गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दिशाओं का वर्णन कर दीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जीविका कृषि क्या है, हमने देखा जो जीविका को चलाने के लिए, अपने निर्वाह के लिए होती है, उसे बोलते हैं जीविका कृषि। इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कर सकते हैं। स्लैश एंड बॉर्न एग्रीकल्चर उसका एक प्रकार है, झूम खेती है। ठीक है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख शस्य ऋतुओं का नाम लिखिए, रबी, खरीफ, जायद। भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करिए। बहुत सारी चुनौतियां हैं, मानसून बहुत अनियमित है। दूसरी बात, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तीसरी बात, क्षेत्र कम है, उत्पादकता कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है ना, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं है। मुख्य फसलों पर टिप्पणी लिखिए। गेहूं, धान भारत की मुख्य फसलें हैं। गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दिशाएं 75 से 100 सेंटीमीटर लगभग वर्षा चाहिए होती है। रबी की फसल है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। गेहूं के बारे में मुख्य एरिया उसका बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तब तक थैंक यू सो मच।